नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अजीत पवार का अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। बजट सत्र का दूसरा दिन आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे इकोनॉमिक सर्वे। गृह मंत्री का असम दौरा। आज डिब्रूगढ़ में दूसरे विधानसभा परिसर की आधारशिला रखेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक भी करेंगे। यूजीसी के नए नियमों पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जय सूर्यकांत जस्टिस जयमाल बागची की बेंच करेगी सुनवाई। सोनम वांगचुक की पत्नी से जुड़ी अर्जी पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बरेली में राम जन्म यादव को सिटी मजिस्ट्रेट का चार्ज। अलंकार ने नहीं छोड़ा सरकारी आवास। गेट पर आदेश चस्पा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर एसआईआर को लेकर बीजेपी मुख्यालय पर वॉर रूम से निगरानी और भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर वॉर रूम से की जा रही निगरानी। प्रदेश मुख्यालय पर एसआईआर के लिए वॉर रूम बनाया गया। पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को बिना कारण मुख्यालय आने पर रोक। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की निगरानी में मॉनिटरिंग। 403 विधानसभा क्षेत्र की जा रही है मॉनिटरिंग। मतदाता बनने की गति धीमी पर विधायक से लिया जा रहा फीडबैक। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बिना कारण मुख्यालय आने पर रोक। अहम जानकारी आपको हम बता दें। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बिना कारण मुख्यालय आने पर रोक। यह अहम खबर सामने आई है। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की निगरानी में मॉनिटरिंग। 403 विधानसभा क्षेत्रों में की जा रही है मॉनिटरिंग। मतदान बनने की गति धीमी पर विधायक से लिया जा रहा फीडबैक। लखनऊ से खबर। एसआईआर को लेकर बीजेपी मुख्यालय पर वॉर रूम से निगरानी की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके। मनीष, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर वॉर रूम से निगरानी की जा रही है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए एसआईआर का मुद्दा काफी चर्चा में है और जिस प्रकार से जो है उत्तर प्रदेश से 3.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के जो है नाम कटने का जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग के द्वारा बताया गया है और निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है प्रयास किए जा रहे 6 फरवरी तक फॉर्म 6 के माध्यम से जो लोग के नाम अब तक लिस्ट में नहीं आ सके हैं तो उनके नाम जोड़ने का जो उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर अगर देखा जाए तो जनता पार्टी भी एसआईआर को में जिस प्रकार से बड़े शहरों से जो है काफी संख्या में नाम कटे हुए हैं और जिससे भारतीय जनता पार्टी काफी गंभीर है, इसी को लेकर के उनके द्वारा सभी विधायकों को और अपने कार्यकर्ताओं को जो है आदेश पारित किया गया है कि 6 महीने तक जो है वो लखनऊ कार्यालय में बिना किसी कार्य के जो है यहाँ पर नहीं आएंगे। और इसको देखते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी
अपने कार्यालय में एक वार रूम भी बना दिया गया है और जिसकी देख रेख जो है धर्मपाल सिंह जो संगठन महामंत्री हैं उनके द्वारा की जा रही है। जिस प्रकार से आदेश में ये कहा गया है कि विधायक जो है अपने क्षेत्रों में जो है वहीं पर रुक करके वहां पर सभी SIR में नाम जुड़वाने को लेकर हर एक रिपोर्ट जो है पूरी तरीके से जो है वार रूम में महामंत्री धर्मपाल की और साथ ही जो बाकी अन्य कार्यकर्ता जो 403 सीटों पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनको रिपोर्ट दें। तो कह सकते हैं कि किस प्रकार से विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं वहीं पर SIR का मुद्दा जो काफी गंभीर बना हुआ है, जहां विपक्षी दल अलग आवाज उठा रहे हैं कि नाम काटे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी नाम जुड़वा रही है अपने मतदाताओं के, तो वहीं पर जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना हो, किसी प्रकार से कोई चुनाव में या कोई ऐसा नाम न कटे जिससे कि उनको नुकसान हो। तो इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी काफी जोर दे रही है और सभी विधायकों अपने कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि अपने क्षेत्रों में एक एक वोट पर ध्यान दें और सारी रिपोर्ट जो है लखनऊ में जो वारूम बनाया गया है उस पर जो है सारी जानकारी दें। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। प्रदेश मुख्यालय पर SIR के लिए वो रूम पर बनाया गया, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगरा से खबर है जहां पर राज चौहान हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी आशु तिवारी गिरफ्तार। ट्रांस यमुना में चेकिंग के दौरान मोहित पांडे दबोचा गया। फायरिंग के बाद दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। घायल हालात में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की लगातार तलाश में दबिश जारी है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। घायल हालातों में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई। अजेंद्र चौहान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? ट्रांस यमुना में चेकिंग के दौरान मोहित पांडे दबोचा गया। देखिए, आगरा में जिस तरह से विगत दिनों हफ्ते एक हत्याकांड हुआ था जिसमें राज चौहान नाम का एक युवक था, उसको गोली मारकर गेस्ट हाउस से घुसकर रूम के अंदर घुसकर ताबड़तोड़ गोली मारी गई। मौके पर ही राज चौहान की मृत्यु हो गई। उसके बाद तमाम सोशल मीडिया पर विरोध जताया गया। पुलिस लगातार तलाश कर रही थी क्योंकि अज्ञात में मुकदमा लिखा गया। उसके बाद जब पुलिस की छानबीन शुरू हुई 9 टीमें कुल मिलाकर लगाई गई थी। इस हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी था अरबाज खान उर्फ मंसूरी, उसकी मुठभेड़ के दौरान ढेर हो गया और गोली लगने के दौरान इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, वहां उसकी मौत हो गई। वहीं 2 आरोपी आंसू और मोहित के मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में यह मुठभेड़ हुई। फिलहाल 25,000 रुपए का इनाम इन लोगों के लिए रखा गया था, इन आरोपियों के लिए। और मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सीपी आगरा के बड़ी कार्रवाई यहाँ डीसीपी सिटी द्वारा की गई है और लगातार पुलिस की टीमें तलाश कर रही थी। राजनीतिक दबाव और पब्लिक का दबाव लगातार था। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे थे कि जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए राज चौहान के हत्यारों को। जी
बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। खबर है संभल से, जहां पर थाना हयात नगर क्षेत्र अंतर्गत गांव बरबारी की मढ़िया स्थित गौरी ईटा भट्टा पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। गहरे गड्ढे डूबकर 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ईट भट्टा परिसर में जेसीबी से खुदवाए गए गहरे गड्ढे में बरसात का पानी भर गया था। इसी गड्ढे के पास खेलते समय मजदूर का बच्चा अचानक फिसलकर पानी में गिर गया और डूबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही ईट भट्टे पर काम कर रहे मजदूरों और परिजनों में हड़कंप मच गया। बच्चे के परिजन रोकर बदहवास हो गए। परिजन और मजदूरों ने ईट भट्टा स्वामी पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। ऐसे मैं यहाँ मेरे दौरे बैठा था, तब मुझे कहा कि तुरंत मैं यहाँ से घर गई हूँ, सब्जी चौंकी इतनी देर में नापता है वही तक गौ का। तो वे बोले कि किता गौ लल्ला मैंने की मोह ना पते किता गए। तो भाई बात नहीं था कुछ ढूंढ रहा है, तो खंडी में कूद गए। फिर मैंने खंडी में पैर रखते हुए खंडी में गिर गए। तो खंडी में 1 घंटा था मैं और पास ढूंढ रहे भट्टा के। गड्ढा तो बहुत गहरा, मशीन आज करके गई गड्ढो को दूसरे पसार में वो गड्ढा मशीन न करी जाती, डूब गए। मैं लड़का को लिखा रहा तो डूब गए था। बहुत गहरा है हुआ जो गड्ढा आज करके गए मशीन वाले ने। बच्चे की मौत ऐसे हुई थी कि इन लोगों से भट्टा वालों से मना किया था हमने कि मतलब रास्ते में गड्ढा मत खुदवाओ, और इन लोगों ने जबरदस्ती गड्ढा खुदवाया था और बच्चा जो उसमें गिर गया रास्ते में जाकर गड्ढे में, और बच्चे की मतलब मौत हो गई। खबर है अमरोहा से, जहां पर रेहरा थाना क्षेत्र में दबंगई का एक गंभीर मामला सामने आया। जहां टेंपो स्टैंड पर मामूली विवाद के बाद एक टेंपो चालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर फौजी और उनके बुजुर्ग पिता पर लाठी डंडों से जानलेवा किया। घटना बुधवार शाम की बताई जाती है। घड़ियाल निवासी फौजी उमेश अपने माता पिता को लेने के लिए रेहरा टेंपो स्टैंड पहुंचे थे। इसी दौरान सवारी उतारने को लेकर टेंपो चालक से कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। बाबू जी ये हो, हम आ रहे हसनपुर से टेम्पू में से उतरे हम जी। टेम्पू में से उतर के खड़े ही हुए, उस टेम्पू वाले से पूछ रहे भैया लग रहा हो कोई गमे वो टेम्पू? बोले ये टेम्पू खड़ो है, हम बैठ जाओ। इतनी देर में हमारा लड़का आएगा फौजी गाड़ी लेके, अब मैंने गाड़ी घुमा के दूसरी साइड पे खड़ी करी। हम बैठने को इतने ही खिड़की खोल ना पाए, इतने जो ये आया टेम्पू वालों और यहाँ जो खिड़की में से ही वहाँ में घूसा बजाने शुरू कर दी। क्या बात हुई इसी टेम्पो वाले से? कोई बात ना हुई बिल्कुल भी। वहाँ ने ये समझी कि जो ये सवारी बैठा रहे हो। खबर है बलिया से, जहां पर नदी पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज पर मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया और रुभाव थाना क्षेत्र के मोजाना गांव के पास चल रहे ओवरब्रिज निर्माण कार्य के दौरान अचानक इस सरिया का भारी स्ट्रक्चर भरभरा कर गिर पड़ा और इस हादसे में वहां काम कर रहे 4 मजदूर नीचे दब गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना होते ही निर्माण स्थल पर अफरा तफरी मच गई। काम कर रहे अन्य मजदूरों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों और सहकर्मियों की मदद से सभी घायलों को तुरंत ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएर पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद चारों मजदूरों की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। से पैर फ्रैक्चर हो गया। कहाँ पे? ये बेलथरा बाजार रेलवे लाइन साइड में जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसी। किस तरह का प्रोजेक्ट चल रहा है? 4 लेन रोड लाइन का काम चल रहा है, उसमें कंपनी कर रही है। कौन सी कंपनी कर रही है? RMC।
आरएनसी कहाँ की है ये आरएनसी कंपनी? मालूम नहीं है सर। ठेकेदार में तो क्या गिरा था आप लोग के ऊपर? जी हमारे यहाँ CSC से पेशेंट रेफर होकर आए थे। 4 पेशेंट थे, उनकी हिस्ट्री थी कहीं ऊंची जगह से गिर गए थे और उसमें शायद दब गए थे वो लोग। तो जिनमें 4 लोगों में मोहम्मद इस्माइल है अंसारी 24 साल मेल है, नूर अहमद है 35 साल मेल है और अब्दुल्ला है 20 साल मेल, जिनमें सबको एडमिट कर लिया गया है। CT स्कैन एक्सरे सबका एडवाइस करके करा लिया गया है। जिनमें नूर अहमद की स्थिति गंभीर थी, क्रिटिकल थे वो, जिनको IMS BHU वाराणसी को रेफर कर दिया गया है। खबर अंबिकापुर से, जहां पर जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में बम की धमकी मिलने से सनसनी फैली है और CGM को मेल के माध्यम से धमकी मिलते ही पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई। सैनन फानन में भारी पुलिस बल सहित बम स्क्वाड टीम ने न्यायालय परिसर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर गहन निरीक्षण किया है। हालांकि पूरी जांच पड़ताल के बाद कहीं कुछ बरामद नहीं हो सका। इसके बावजूद जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर को लेकर यह जानकारी सामने आई है। हाँ, एक सिक्योरिटी थ्रेट का यहाँ पर एक मेल आया है। मेल के आधार पर सूचना मिली है माननीय न्यायालय से, तो उसमें पूरा पुलिस बल यहाँ लगाया गया और BDS की टीम लगाई गई है, यहाँ पर चेक की जा रही है। और जो ईमेल है उसको भी हमने संज्ञान में लिया है और उसको भी हम चेक कर रहे हैं कि ईमेल कहाँ से आया है और किसने भेजा है और इसका क्या उद्देश्य है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। अभी तक किसी प्रकार कोई संदिग्ध वस्तु या फिर किसी प्रकार से कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला है, लेकिन लगातार चेकिंग जारी है और यहाँ पर सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए। छत्तीसगढ़ में पदोन्नति को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। कबीरधाम के पुलिस अधीक्षक और 2012 बैच के IPS अधिकारी धर्मेंद्र सिंह चौवई ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नियमों की अनदेखी और भेदभाव का आरोप लगाया। अधिकारी का कहना है कि पुलिस मुख्यालय की कई पदोन्नतियां सूचियों में नाम होने के बावजूद उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई। वजह बताई गई कि लोकायुक्त जांच, जबकि ना तो उनके खिलाफ चार्जशीट है, न निलंबन और न ही कोई विभागीय कार्रवाई। वहीं पत्र में दावा किया गया है कि उनसे गंभीर आरोपों वाले अन्य अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ दे दिया गया है, जो नियमों और संविधान 16 के तहत समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन है। पदोन्नति को लेकर सर जो है आपके साथ लगातार भेदभाव किए जाने की बात आपने की, क्या है पूरा मामला और क्यों लगता है कि इस तरह की चीजें हो रही है? देखिए, मेरे को जूनियर स्केल भी नहीं दिया, सीनियर स्केल भी नहीं दिया गया है और इसके अलावा DIG के पद जो 2012 का मैं IPS हूँ, 2012 के बैच को सबको DIG बना दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं बनाया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये किया जा रहा है। मेरा एक कोई प्रखंड मध्य प्रदेश में बताया जाता है जिसमें कि पहले खात्मा चला गया था, जो कि अभी न्यायालय से स्वीकृत नहीं हुआ है, तो चूंकि वो विवेचना में लंबित। खबर रायगढ़ से, जहां पुलिस नियंत्रण कक्ष में नवपदस्थ DIG व SSP शशि मोहन सिंह ने मीडियाकर्मियों के साथ परिचयात्मक बातचीत की। स्वयं का परिचय देते हुए उन्होंने बताया कि साल 1997 में पुलिस महकमे में चयन हुआ, बाद में राज्य के सहित अलग अलग बटालियन में सेवा करने का अवसर मिला। उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकता सरकार व शासन के निर्देशों के तहत समाज को सुरक्षित महसूस करना है। मैं 2 बार CSP रहा हूँ, 1 बार एडिशनल SP रहा हूँ और एडिशनल SP के तौर पे कवर्धा, नारायणपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई और रायपुर में रहा हूँ। उसके बाद मैं पुलिस एकेडमी में रहा और 5 साल फिर मैं बटालियन में कमांडेंट रहा। मैं यहाँ का भी अतिरिक्त प्रभार में था, जब जगदलपुर बटालियन में कमांडेंट था वहाँ में, तो अतिरिक्त प्रभार में रायगढ़ भी था, तो महीने में मैं 1-2 बार यहाँ आता था। और उसके बाद जगदलपुर का प्रभारी SP महीने और 2 साल जशपुर में रहा और फिर आप लोग की सेवा में यहाँ आया। बेसिकली सर रहने वाला बेसिकली मैं मूलतः तो हमारा बिहार है, हमारा जन्म स्थान, लेकिन हम पले बड़े भिलाई।
अगली खबर सूरजपुर से है, जहां पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने नशीले इंजेक्शन तस्करी मामले में आरोपी मोहम्मद इस्माइल अंसारी को दोषी करार दिया। न्यायिक आदेश में 32 वर्षीय देवनगर नवापार निवासी आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास सहित एक अर्थदंड की सजा दी गई। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को 365 नशीले इंजेक्शन सहित गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21C के तहत जेल भेजा गया था। खबर है जांजगीर चांपा से, जहां पर स्टाफ ने मनमाने ढंग से कलेक्टर कार्यालय के प्रतीक्षालय को गोदाम बना रखा है। स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीरें जिले के आला प्रशासनिक अफसर के कार्यालय से जुड़ी है, जो व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। आप इन तस्वीरों को कोई गोदाम समझने की गलती न करिए, क्योंकि वास्तव में ये कोई गोदाम नहीं बल्कि कलेक्टर कार्यालय का प्रतीक्षालय है। इस प्रतीक्षालय का निर्माण तो जिला कलेक्टर से मिलकर फरियाद सुनाने पहुंचने वाले आम और लोगों के लिए कराया गया था। हालांकि स्टाफ ने इस कक्ष में फाइलें, फर्नीचर और अन्य कार्यालयी सामान जमा कर शासन के मंशा को पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हजारीबाग रेलवे स्टेशन के समीप स्थित कूद गांव के ग्रामीण इन दिनों गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। रेलवे स्टेशन के पास एफसीआई के माल ढुलाई के लिए जिस सड़क का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहीं सड़क ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई है। हजारीबाग स्टेशन से 4 जिलों के लिए माल ढुलाई होती है, जिसके कारण भारी वाहनों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। इससे सड़क की हालत जर्जर हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि खराब सड़क के कारण आए दिन दुर्घटना, कई बार वाहन पलट चुके हैं और कई बच्चे गिरने से गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं, जिनके हाथ पैर तक टूट गए। धूल और गंदगी के कारण ग्रामीणों में टीबी समेत कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं, जिससे लोग काफी परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या को लेकर सांसद, विधायक और रेलवे के पदाधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई भी ठोस समाधान नहीं मिल पाया है।
जो 3 जिला का यहाँ से माल ढुलाई होता है, हजारीबाग जिला, चतरा जिला, कोडरमा जिला, चौथा अभी रामगढ़ जिला भी स्टार्ट हो गया है। और ये रोड एकदम बदहाल है। हर एक वर्ष 5 से 10 ट्रक पलटती है, यहाँ पे माल पलट जाता है और काफी ग्रामीण जनता को आने जाने के लिए भी दिक्कत है। और पहले भी हम लोग कई आंदोलन कर चुके हैं रोड लेकर के, लेकिन अभी तक इसका समस्या का समाधान नहीं हुआ। और इस रोड का समाधान नहीं होने के कारण काफी धूल उड़ती है, जिससे हम ग्रामीण जनता भी परेशान है। और इसका एकदम धूल से और बच्चे का सेहत का बीमारी से टीबी हो गया, अनेक तरह का बीमारी का सामना पड़ रहा है। हजारीबाग में शहरवासियों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का संकल्प के उद्देश्य से बुधवार को संत जेवियर्स स्कूल के द्वारा भव्य साइक्लोथॉन साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के माध्यम से स्कूली बच्चों ने प्रदूषण के खिलाफ साइकिल को एक प्रभावी हथियार के रूप में पेश किया। साइकिल रैली की शुरुआत स्कूल परिसर से हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्राओं ने हिस्सा लिया। रैली में शामिल बच्चों का जोश देखते ही बन रहा था। हाथों में पर्यावरण संरक्षण के संदेश वाली तख्तियां और चेहरों पर मुस्कान लिए बच्चों ने पूरे रास्ते लोगों को आकर्षित किया। छात्रों ने करीब 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर ये संदेश दिया कि छोटी दूरियों के लिए ईंधन वाले के बजाय साइकिल का उपयोग करना सेहत और प्रकृति दोनों के लिए वरदान है। यह संजीवी स्कूल का भी 75 साल होने जा रहा है। हमारा ऐतिहासिक समय है और हम लोग ने जो स्कूल वाले तो हम लोग चाहते हैं कि हजारीबाग वाले इसकी जानकारी रखें और विशेष करके साइक्लोथॉन रखा गया है कि हम लोग थोड़ा सा वातावरण जो बहुत दूषित होते जा रहा है लोगों को थोड़ा चाह साइकिलिंग करने के लिए और बच्चों को प्रोत्साहन देते हुए और लोग भी देखते हैं जैसे उसका प्रोत्साहन पा करके साइकिल का ज़्यादा उपयोग करें और प्रदूषण से जुड़ा। जिला प्रशासन ने हजारीबाग नगर निगम के आम चुनाव विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। शहर के महापौर और 36 वार्ड पार्षदों के भविष्य का फैसला अब जनता के हाथों में है और चुनाव की घोषणा के साथ ही क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है। आपको बता दें कि जिला उपायुक्त ने सभी मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने और चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के सहयोग की अपील की है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कल चुनाव जो है वो डिक्लेयर किया गया। उस उपलक्ष्य में जो है आज एज अ डीओ नगर पंचायत नगर पालिका जो है प्रपत्र 5 में हजारीबाग नगर निगम के लिए निर्वाचन की सूचना जो है वो प्रेषित की जा चुकी है, जिसके तहत में हजारीबाग नगर निगम में 36 वार्ड पार्षद के लिए जो चुनाव है एवं यहाँ के जो महापौर की जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो। हाँ, तो जो आगामी नगर पालिका निर्वाचन है 2026 में है पूरे राज्य में, उसमें हजारीबाग में 77 बिल्डिंग्स में 160 बूथ है। सभी बूथों पे बिल्कुल शांतिपूर्वक चुनाव हो, इसकी हम लोगों ने तैयारी की है। इसके लिए लोगों ने हम लोग चिन्हित करने की भी प्रक्रिया कर रहे हैं कि कौन कौन से सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ हैं, वहाँ पे विशेष रूप से सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। साथ में कुछ वल्नरेबल पॉकेट्स अगर किसी बूथ एरिया में हैं तो वहाँ पर भी हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करेंगे, जिसमें फ्लैग मार्च होता है और हम लोग भी जाएंगे, जाकर मतदाताओं से मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देवघर से खबर है, जहां पर अधीक्षक उत्पाद के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। टीम ने सोनारा ठाणी क्षेत्र
थाना क्षेत्र के तिलोना ग्राम में औचक छापेमारी की, जिससे आरोपियों को जखीरा हटाने का मौका नहीं मिल सका। छापेमारी के दौरान टीम ने मौके से अवैध शराब सहित विभिन्न नामी कंपनियों की सामग्री भी बरामद की। हालांकि एक अभियुक्त मौका पाकर फरार होने में कामयाब रहा है, जिसके विरुद्ध अभियोग दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है। ये अधीक्षक उत्पाद के निर्देशानुसार तिलौना का छापामारी की गई, जो सोना डेठारी थाना अंतर्गत आता है। वहां से लगभग भारी मात्रा में 910 लीटर अवैध सुसब, 153 लीटर विदेशी शराब जब्त कर एक के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया, जिसका नाम मंटू यादव। कितने की मात्रा में सर क्या क्या पकड़ा है? 910 लीटर सुसब है, 153 लीटर विदेशी शराब है, बहुत भारी मात्रा में। आपका एक ड्राम भी है जो उसमें यूज कर रहा था, 500 लीटर का एक जो रहता है टंकी, उस टाइप का था। और अगली खबर आपको हजारीबाग से बताते हैं, जहां पर पुलिस अधीक्षक अंजन कुमार ने नगर निगम चुनाव 2026 के मद्देनजर मातहतों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। बैठक में मौजूद सभी डिप्टी एसपी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी व पुलिस निरीक्षकों को आदर्श आचार संहिता का राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। विभिन्न मामलों के वांछित व फरार चल रहे अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाने के निर्देश दिए, जिससे चुनाव पूरी तरीके से पारदर्शी चुनाव संपन्न कराया जा सके। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देवघर जिले के वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर देवघर पुलिस ने एक अहम पहल की है। पुलिस अधीक्षक देवघर
मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में विशेष वरिष्ठ नागरिक सेल का शुभारंभ किया गया। इस सेल का मुख्य उद्देश्य जिले में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, उनकी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना तथा उन्हें पुलिस की विभिन्न सेवाओं से सीधे जोड़ना है। इसके माध्यम से बुजुर्गों से जुड़ी धोखाधड़ी, उत्पीड़न, अकेलेपन से संबंधित समस्याएं और आपात स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसका नाम हम लोगों ने सहयोग रखा है। सहयोग योजना के अंतर्गत हम लोग जुवेनाइल जो बच्चे जो हैं, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि उनको कई बार हम लोग यहाँ देख रहे हैं देवघर में कि जितने भी अपराध हो रहे हैं, कई अपराधों में हमें चाहे हथियार के अपराध हो, आर्म्स एक्ट के अपराध हो रहे हैं, नार्कोटिक्स के अपराध हो रहे हैं, कई अच्छे घरों के बच्चे जो हैं इसमें संलिप्त हो रहे हैं और ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो इसमें हमारा 2-3 अप्रोच है। पहला अप्रोच है कि हम लोग वैसे सभी बच्चे जो पूर्व में ऐसे कांडों में जेल गए, निरुद्ध हुए हैं, उन सभी बच्चों को हम लोग उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी काउंसलिंग करने का प्रयास करेंगे। हम लोग यह भी असेस करेंगे कि वो लोग वर्तमान में क्या कर रहे हैं। सनौर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमेश सिंह पठान माजरा और पंजाब सरकार के बीच तलखी अब खुलकर सामने आ गई है। पटियाला में विधायक के सरकारी निवास को प्रशासन के द्वारा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में खाली करवाया गया। विधायक का आरोप है कि कार्रवाई उनके द्वारा जनहित के मुद्दे के कारण बदले की भावना से की गई। विधायक पठान माजरा ने पिछले कुछ समय से सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। विधायक ने मांग की थी कि बारिश के दिनों में सनौर के गांव में पानी भरने की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। उन्होंने इसके लिए पुख्ता ड्रेनेज सिस्टम की मांग उठाई थी। एम्बुलेंस भी ले ਆਰਡਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜੈਕਟਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇਜੈਕਟਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਡਾ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਇਜੈਕਟਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਮਜਬੂਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅਸਲ ਭਰਾਵੋ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹੀ ਚੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉੱਤਰ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਕੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, यमुनानगर में सोमवार को सवर्ण समाज के लोगों ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए इक्विटी और समान अवसर से जुड़े के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन नेहरू पार्क के समक्ष किया गया। बड़ी संख्या में लोग हाथों में तख्ते और बैनर लेकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी के प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से यूजीसी एक्ट और नए नियमों को तुरंत ही वापस लेने यानी रद्द करने की मांग भी की है। ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੁਝ 버ਗਰ ਜਾਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੇਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤਲਖੀ ਤੇ ਬਹਿਸ ਬਸਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 6-7 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। और अब सीधा आपको बारामती लेकर चलते हैं, जहां पर अजीत पवार की अंतिम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। कल विमान हादसे में उनका निधन हुआ। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अंतिम यात्रा की शुरुआत बारामती में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पैतृक आवास में पहुंचा था पार्थिव शरीर।
अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी हुई है। बारामती से ऐसी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बारामती से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। अजित पवार के अंतिम दर्शन में उनके समर्थकों की, चाहने वालों की भारी भीड़ उमड़ी हुई नजर आ रही है। लोग दाऊदी पूरी समाज बात बारामती से ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ नजर आ रही है। कल विमान हादसे में उनका दुखद निधन। बारामती से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर।
अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए समर्थकों और चाहने वालों की भारी भीड़ नजर आ रही है। उनका परिवार भी यहां पर मौजूद है और बारामती में पैतृक आवास पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए पहले रखा गया और अब अंतिम यात्रा की शुरुआत होने की बात सामने आ रही है। बारामती से ये तस्वीरें, नम आंखों से अजित पवार को अंतिम विदाई दी जा रही है। एक बड़ा नुकसान, आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बारामती से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां नम आंखों से उन्हें अपने अंतिम विदाई देने के लिए अजीत पवार के चाहने वाले, उनके समर्थक यहां पर पहुंचे हुए हैं। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देश की बात में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का